बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर काइनेटिक थ्योरी के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन के लिए। इससे पहले के सभी चैप्टर्स की वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्लास 12 के भी सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं बच्चों, उनकी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज नॉट ओनली exerted on the wall, pressure exists everywhere in a fluid. Any layer of gas inside a volume of a container is in equilibrium because the pressure is the same on both sides of the layer. बच्चों, प्रेशर जो है ऐसा नहीं है कि किसी फ्लूइड का प्रेशर सिर्फ कंटेनर की वॉल पर ही लगे, है ना। जैसे हमने एक ये कंटेनर ले लिया है, इस कंटेनर के अंदर हम कोई गैस इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लूइड की बात हो रही है तो लिक्विड भी हो सकता है, पर हम यहाँ पे सिर्फ अभी फॉर एग्जांपल गैस ले रहे हैं कि किसी कंटेनर के अंदर ये गैस है। तो ऐसा नहीं है कि ये गैस सिर्फ इसके वॉल पे प्रेशर लगाए, है ना। प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन अ फ्लूइड, जितने भी पार्टिकल्स हैं ये प्रेशर सब पर अप्लाई हो रहा है। एनी लेयर ऑफ गैस इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये जो गैस है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही। ऐसा नहीं हो रहा कि इसका फ्लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो गया कि ये बस इधर ही कलेक्ट हो गए हैं या इधर ही कलेक्ट हो गए। ये मीन्स आइसोट्रॉपिक होती है ना। तो इक्विलिब्रियम में होने का रीजन ही ये है कि सभी पार्टिकल्स पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अगर हम इमेजिन कर लें कंटेनर के अंदर एक लेयर, जैसे हमने यहाँ ये सारे इसके मॉलिक्यूल्स की एक ऐसे लेयर हमने इमेजिन कर ली, तो इस लेयर के दोनों साइड प्रेशर सेम होगा, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में है। इस लेयर के हर मॉलिक्यूल पर बच्चों प्रेशर सेम ही अप्लाई हो रहा होगा। इसीलिए ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम ये कोई कंटेनर ले रहे हैं और इसमें लिक्विड ले लिया, तो इस पूरी लेयर पे हर जगह जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पे सेम प्रेशर होगा। जैसे जैसे डेप्थ में बढ़ते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर लेयर पे प्रेशर सेम रहेगा। मीन्स ये एक लेयर है तो सपोज इस पूरी लेयर पे P1 प्रेशर है, ये एक लेयर है तो P2, ये एक लेयर है तो P3। ऐसे प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस पूरी लेयर पे प्रेशर सेम रहेगा। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि गैसेस और लिक्विड दोनों पे अप्लाई हो रहा है और किसी भी डायरेक्शन में फ्लूइड के अंदर प्रेशर प्रेजेंट होता ही है और ये आइसोट्रॉपिक होता है, मींस हर डायरेक्शन में सेम होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वी शुड नॉट हैव एग्जैजरेटेड आइडिया ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन अ गैस at ordinary pressure and temperature. This is only 10 times or so the interatomic distance in solids and liquids. What is the difference is the mean free path, which in a gas is 100 times the interatomic distance and 1000 times the size of the molecule. बच्चों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है ना। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फॉर अ गैस ये बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे देखें तो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ओनली 10 टाइम्स ही होती है। लेकिन फिर गैसेस का बिहेवियर इतना अलग क्यों होता है? ये डिपेंड करता है मीन फ्री पाथ पर। ठीक है, तो अब ये मीन फ्री पाथ क्या है बच्चों? गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं और आपस में उनमें कोलिजन होता रहता है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे एक मॉलिक्यूल ऐसे ही इधर गया, यहाँ किसी मॉलिक्यूल से टकराया, फिर डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई, इधर चला गया वो, फिर यहाँ किसी मॉलिक्यूल से टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ऐसे रैंडमली ऐसे मूव करता रहता है। तो ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस है इसको फ्री पाथ बोलते हैं और इसका एवरेज होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है बच्चों? ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो ये मीन फ्री पाथ इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के कंपैरिजन में 100 टाइम्स तक होता है। मींस एक मॉलिक्यूल दूसरे से जाके जो कोलाइड होता है वो लगभग 100 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के कंपैरिजन में। जैसे दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से x डिस्टेंस पे हैं सपोज,
तो अब ए मॉलिक्यूल जाके किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा लगभग 100x डिस्टेंस कवर करके। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। और ये जो मीन फ्री पाथ है ये 1000 टाइम्स ज्यादा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का जो साइज है उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस होती है 1000 टाइम्स। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मीन फ्री पाथ की वैल्यू गैसेस में बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड्स में तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे काफी स्ट्रांग होती हैं, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम होती है, नैनोमीटर्स में होती है। अब लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स गैसेस के कंपैरिजन में तो एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन सॉलिड की तरह फिक्स नहीं होते। और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ये सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती नैनोमीटर में ही है, लेकिन थोड़ी ज्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और ऐसे फ्रीली मूव करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बंधे रहे, वो फोर्स काफी वीक होता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों कि ऐसा नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैसेस में बहुत ही ज्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। गैस का बिहेवियर सॉलिड और लिक्विड से अलग इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ये जो मीन फ्री पाथ, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये 100 टाइम्स होती है और मॉलिक्यूल के खुद के साइज के कंपैरिजन में ये 1000 टाइम्स होती है। इसलिए गैसेस का बिहेवियर इस तरीके का होता है कि वो कोई डेफिनेट शेप नहीं बनाती, कोई उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता और किसी भी डायरेक्शन में ऐसे एक्सपेंड हो जाती हैं, जितना उनको स्पेस मिलता है उतने में एक्सपेंड हो जाती हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। The law of equipartition of energy is states thus the energy for each degree of freedom in thermal equilibrium is half kBT. Each quadratic term in the total energy expression of a molecule is to be counted as a degree of freedom. Thus, each vibrational mode gives two, not one, degree of freedom, kinetic and potential energy modes, corresponding to energy 2 multiplied by half kBT is equal to kBT. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन द टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज टू बी काउंटेड एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर क्वाड्रेटिक टर्म है, जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए ये हाफ mv स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी स्क्वायर कर देंगे, नहीं, ये भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी है ना। जैसे वाइब्रेशन में देखते हैं कि कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और दोनों ही क्वाड्रेटिक टर्म में होती है। तो हम ऐसे नहीं करते कि इसके लिए 2 लिखें डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसके लिए भी 2 लिखें, इसके लिए भी 1 लिखेंगे, इसके लिए भी 1, और ऐसे करके टोटल इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। Thus, each vibrational mode gives 2, not 1, degree of freedom, kinetic and potential energy modes corresponding to energy 2 into half kBT is equal to kBT. तो अभी जैसे हमने बात की ना, यहाँ वाइब्रेशन वाली, ये हमने समझ ही लिया कि वाइब्रेशनल मोड पे है, तो मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और इसकी भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी भी 1, ऐसे करके 2 हो जाएंगी। तो सिर्फ वाइब्रेशनल मोड में कितनी एनर्जी है वो देखने के लिए हम हाफ kBT की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, और ऐसे ही हमें मिल जाता है फिर kBT। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन अ रूम डू नॉट ऑल फॉल एंड सेटल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी because of their speed and incessant collisions. In equilibrium, there is a very slight increase in density at lower heights, like in the atmosphere. The effect is small since the potential energy mgh for ordinary height is much less than the average kinetic energy half mv square of molecules. बच्चों, मॉलिक्यूल्स, एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरते और ऐसे सेटल नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसकी वजह से लगातार उनमें कोलिजन्स होते रहते हैं, कंटिन्यूस, ऐसे इंसेसेंट कोलिजन है ना यहाँ पे, कि उनकी स्पीड ज्यादा है और कंटिन्यूसली उनमें कोलिजन्स हो रहे हैं।
अगर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही होती और कोई दूसरा फोर्स ही नहीं होता तो ये धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाते, लेकिन यहाँ पर उनकी बहुत हाई स्पीड है, फ्रीक्वेंट कोलिजन है, रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, इसलिए वो हवा में ही फैले रहते हैं, नीचे नहीं गिरते ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। यही इफेक्ट हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। मतलब जो हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो तो नीचे बैठते जाते हैं और ऊपर हल्के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं अपनी हाई स्पीड की वजह से। ग्रेविटी का इफेक्ट उन पे इतना नहीं पड़ता। अब ग्रेविटी का इफेक्ट ये बहुत कम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द इफेक्ट इज स्मॉल सिंस पोटेंशियल एनर्जी फॉर ऑर्डिनरी हाइट इज मच लेस देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूल। ये इफेक्ट बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती नहीं है। जैसे हम नॉर्मल हाइट की बात करें कि रूम में एयर है उसकी बात करें, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत ज्यादा है नहीं, मास भी इतना कम होता है, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मींस मॉलिक्यूल्स इतनी तेज स्पीड से चल रहे होते हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट उन पे कुछ ज्यादा नहीं पड़ता, उनके मोशन को ये नहीं रोक पाती ग्रेविटी। तो जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर नीचे ऐसे मूव तो करते रहते हैं लेकिन सेटल नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं किसी बारीक होल से लाइट आ रही होती है तो वहां पे हमें पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो नीचे की तरफ ऐसे नहीं गिरते हुए दिखाई देते, वो ऐसे ही सभी पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हुए ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे वो पूरे रूम में फैले हुए रहते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो जमीन पे नहीं गिरते ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उनमें फ्रीक्वेंट कोलिजन होते रहते हैं, इसकी वजह से वो हवा में ही तैरते रहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है। अब बच्चों लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, एवरेज ऑफ वी स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू square of average. The average of a square quantity is not necessarily the square of the average. Can you find example for these statement? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा डिफरेंस कि यहाँ पे क्या किया गया है, पहले स्क्वायर किया गया है वेलोसिटी का, फिर उसका एवरेज लिया गया है, और यहाँ पे क्या है, पहले एवरेज लिया गया है और जो एवरेज आया है फिर उसका स्क्वायर किया गया है। तो ये दोनों ऐसे हमेशा इक्वल नहीं रहते हैं, इसको हमें एक एग्जाम्पल से बताना है। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायरिंग इज नॉन लिनियर ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लिया कि किसी की स्पीड v1 2 मीटर पर सेकेंड है और कुछ टाइम बाद ये स्पीड हो जाती है v2 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमने इनका एवरेज निकाला, तो v एवरेज आ गया 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और इस v एवरेज का स्क्वायर कितना आ गया, ये स्क्वायर आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। अब हम इनका स्क्वायर करके एवरेज निकालते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और अब फिर हम इनका मीन निकाल लेते हैं, तो 4 प्लस 16 अपॉन 2 20 अपॉन 2, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना कि यहाँ तो 9 आया था और यहाँ पे 10 आया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम रहेंगे हमेशा। इसका रीजन है स्क्वायरिंग इज अ नॉन लीनियर ऑपरेशन। तो ये तो हमने देख लिया जब ये इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल कब होते हैं, जब v1 v2 इनकी वैल्यूज अगर सेम होंगी, मतलब v1 अगर v2 के इक्वल होगा, सपोज ये 2 है, तो उस केस में आप देखिए इनका एवरेज क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 अपॉन 2, ये आ गया 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 2 तो भी 4 ही आ जाएगा। तो जिस केस में वैल्यूज इक्वल होंगी, सेम होंगी, तब तो ये आपस में इक्वल आएंगे, और अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो फिर डिफरेंट रिजल्ट ही आएंगे और ये इक्वल नहीं होंगे। तो बच्चों ये थे पॉइंट्स टू पॉन्डर ऑफ चैप्टर काइनेटिक थ्योरी। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।